टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एविस। तो एविस के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी का सिस्टम काम करता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। और ये जो है एक प्रकार का एरियल एनिमल होता है, मतलब कि हवा में उड़ने वाले एनिमल होते हैं। तो इसमें इसके बॉडी की स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस होगा, इसको भी देखेंगे। साथ साथ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें जो है आपका वोकल सैक नहीं पाया जाता, मतलब आवाज़ निकालने वाला यंत्र जो होता है, लैरिंग्स जो रहता है, इसमें वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है या बहुत ही अल्प विकसित होते हैं। तो फिर भी इसके बिना भी वो कैसे इसका आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग पक्षी जो है अलग अलग आवाज़ें कैसे निकालते हैं, इसको आज हम इसमें पूरा डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा जो है पहुँचे और उनको इनका लाभ मिल सके। हम इसमें देखने वाले हैं आज एविस के ऊपर देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले मैंने इसका स्कॉलोडॉन का और इसमें एम्फीबियस में कैसे उसका काम करते हैं उसको मैंने अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हमारा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखे हमने एविस जो है एक प्रकार का एक्टिव एनिमल होता है और वो बहुत ऊँची उड़ान भरते हैं, इसलिए उन्हें अधिक एनर्जी की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, वो जो है वो बहुत ऊंचे उड़ान भरने वाले होते हैं, इसीलिए उसको एनर्जी की अधिक आवश्यकताएं होती है। और आप लोग इसको जानते हो, जिसका जितना शरीर जितना भारी होगा उसको उड़ने में बहुत दिक्कतें होगा। ठीक है, तो पक्षियों का शरीर जो उतना भारी नहीं होता है, हल्का होते हैं। तो हल्का होने का कारण क्या है, इसको भी हम इसमें समझेंगे कि पक्षी जो इतना हल्के क्यों होते हैं और वो उड़ने में सक्षम क्यों होते हैं। तो ये सब कारण जो है इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखते हैं इनमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो पाए जाते हैं इसमें लंग्स होता है। अभी हमने एम्फीबिया में देखे थे तो उसमें जो है अलग अलग टाइप्स के 4 टाइप्स के उसमें होता था। गिल्स के थ्रू भी होते थे, सांसों में लंग्स के थ्रू भी होता था, स्किन के थ्रू भी होता था और बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी इसमें होता था। तो इसमें जो है लंग्स के थ्रू इसमें रिस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो चलता है। तो लंग्स होने के कारण जो है इसमें होता है। साथ साथ हम इंसानों में भी लंग्स होते हैं, तो दोनों में लंग्स में क्या अंतर होगा इसको भी हम इसमें समझेंगे। और दोनों में अगर लंग्स पाए जाते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ पाते, इंसान का शरीर भारी क्यों होता है पक्षियों के अपेक्षा, इसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें और इनमें जो है आपका डायफ्राम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें जो है आपके डायफ्राम जो है वो अब्सेंट होता है। हम इंसानों में जो है डायफ्राम होता है, लेकिन इसमें डायफ्राम जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, और डायफ्राम नहीं होने के कारण इनका जो है थोरेसिक बास्केट बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकता और इस कारण इनके लंग्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता है। इसमें जो है आपका डायफ्राम जो है वो नहीं होता है, डायफ्राम अब्सेंट होते हैं। तो डायफ्राम अब्सेंट होने के कारण इसका थोरेसिक बास्केट मतलब कि होता है सीने की जो हड्डी होती है, सीने में जो हड्डी रिब्स हमारे पास पाया जाता है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ इसमें रिब्स जो रहता है और अंदर में खोखला स्थान बनाता है, उसको बोलते हैं हमारे पास थोरेसिक बास्केट के नाम से उसको जानते हैं। बास्केट मतलब क्या होता है, जगह होता है। थोरेसिक मतलब जो सीने वाले एरिया होते हैं उसको बोलते हैं। इसीलिए जो है थोरेसिक बास्केट जो है क्या होता है, इसमें वो जो है फैल नहीं सकता, ज़्यादा फैल नहीं सकता। इसके कारण से लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी इसमें नहीं आ पाता है। कारण क्या है इसमें कि डायफ्राम इसमें नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं इसी कारण से। ठीक है, और इनका जो लंग्स होते हैं नॉन मस्कुलर होता है और इनमें इलास्टिसिटी भी बहुत कम होती है। इसका जो लंग्स होता है नॉन मस्कुलर होता है, साथ साथ इसमें इलास्टिसिटी मतलब इसमें तनने की जो क्षमता होती है, फैलने की क्षमता होती है, वो बहुत कम इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बोला इलास्टिसिटी इसमें भी आपका बहुत कम होता है और इन्हीं कारण से इनमें एयर ब्लैडर्स इसमें पाए जाते हैं। ये सब कारण से इसमें जो है एयर ब्लैडर्स भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डायफ्राम नहीं होता है और डायफ्राम जो है नहीं होने के कारण इसका जो लंग्स होता है ज़्यादा फैलता नहीं है, प्लस जो है नॉन मस्कुलर होते हैं और इसमें कम इलास्टिसिटी होता है, यानी कि फैलने की क्षमता भी इसमें कम होती है। इसी कारण से इसमें जो एयर ब्लैडर्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि एयर सेक इसमें होते हैं, हवा को रखने वाले जो है इसमें सेक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें समझते हैं। तो पिगन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है, 3 भागों में बांटकर हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला इसमें होगा इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा होगा इसमें आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन और तीसरा होगा इसमें एयर सेक। तो पूरे को हम इसमें पढ़ेंगे विथ डायग्राम विथ फ्लो चार्ट, इसमें पूरा है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रास्ता या एक प्रकार का जो है एक मार्ग होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक अलग अलग भागों से मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, एक रास्ता है हवा को अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि लंग्स तक जाएगा उसके लिए इसमें मार्ग। और इस तरह से हम इसको और भी बोल सकते हैं कि
अगर हम इसको बांटना चाहें तो 2 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं, इसी को हम इसमें बांट सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है ना, इसी को हम इसमें बांट सकते हैं। इसमें हम डाल सकते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसको हम लोग डाल सकते हैं इसमें जो है आपका सहायक या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना, सहायक या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसका होगा, इसमें क्या आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, और जो सहायक इसमें होगा जिसमें आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आ जाएगा, नेजल सैक आ जाएंगे, फिर इसमें जो है आपका ट्रेचिया वगैरह आ गया, तो सारी चीज़ इसमें जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसा बांट सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग कर दे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नॉस्ट्रिल एंड जो है नेजल सेक, या इसको जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के नाम से भी इसको जानते हैं, नॉस्ट्रिल एंड जो है नेजल सेक के ऊपर देखते हैं क्या बोलते हैं। ये जो है एक जोड़ी स्लिट लाइक एक्सटर्नल नेयर्स ऊपरी चोंच के आधार पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ऊपरी जो चोंच इसका पाया जाता है, जैसे कि अगर हम चोंच अगर बनाए तो चोंच कैसा होता है, इस तरह से इसमें चोंच पाए जाते हैं किसी भी पक्षी में, और इसका जो ऐसा हेड रहता है, इस तरह से इसका हेड ऐसा रहता है ना, और ये आगे ऐसे जाएगा। तो हेड वाले रीजन पर यहाँ पर जो है एक जो है क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल लेयर्स इसमें होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स इस तरह से इसमें पाया जाता है। ये उसका चोंच हो गया, ये उसका हेड हो गया। तो ये जो ऊपरी चोंच होता है, ऊपरी बीक जो इसका रहता है, उसके जस्ट ऊपर पर यहाँ पर पाया जाता है कि इसको बोलते हैं स्लिट लाइक जो है एक्सटर्नल लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्लिट के जैसा इसमें एक्सटर्नल लेयर्स इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। और देखो यहाँ पर क्या है, चोंच के आधार पर जो है प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर जो है सेंसिटिव मेम्ब्रेन या इसको को बोलते हैं आपका अपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं, सेंसिटिव मेम्ब्रेन। जैसे कि आप बर्ड्स को उठाकर अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर पर जो है आपका एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ढका हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं उसको ढका हुआ उसमें दिखाई देता है, इसको बोलते हैं अपरकुलम के नाम से जानते हैं। और ये जो आगे जाकर जो है सेक लेग स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे जो है आपका नेजल सेक्स कहते हैं। मतलब कि सेक लेग स्ट्रक्चर थैलेनुमा संरचना होता है जिसमें खुलता है, जिसमें हवा को कुछ देर के लिए इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे इसमें देखेंगे कैसा होगा। देखो तो उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद जो आपको कहेंगे ये आगे जाकर किस में खुलेगा, फेरिंग्स में जो है वो खुलता है, और फेरिंग्स में खुलने के बाद जो है ग्लॉटिस जीभ के आधार पर स्थित होता है, और एक ग्लॉटिस जो है हर्ष यानी कि रेड्यूस लैरिंग्स में जो है खुलती है। रेड्यूस लैरिंग्स मतलब जो इसका जो लैरिंग्स रीजन पाया जाता है वो रेड्यूस होते हैं, यानी कि अल्प विकसित होता है। वो होते तो है लेकिन वो जो है वो काम के लिए नहीं होती। इसमें वोकल कार्ड इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब स्वर रज्जु इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला है, लैरिंग से खुलती है, और लैरिंग जो है श्वास नलिका का पृथक भाग होता है। लैरिंग जो है क्या होता है, श्वास नलिका का जो है पृथक भाग होता है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है लैरिंग्स देखते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखे हैं कबूतर में लैरिंग्स जो है कम विकसित होता है। इसका जो लैरिंग्स होता है वो कम विकसित होता है तो जरूर है, लेकिन वो कम विकसित होता है। इनमें वोकल कॉर्ड्स या जो स्वर रज्जु यानी कि ध्वनि निकालने वाला जो उपकरण है इसमें वो नहीं पाया जाता। इसमें स्वर रज्जु जो है वो अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, है ना। अनुपस्थिति के कारण जो है यह भाग ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि अगर लैरिंग्स जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है तो इसका कौन सा भाग है जो कि ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो अभी हम इसको देखेंगे कि कौन सा इसका भाग होता है जो कि ध्वनि उत्पादन में हेल्प करता है, क्योंकि हमें लैरिंग्स पाए जाते हैं। मैमल जो रहता है उसमें लैरिंग्स होते हैं, इंसानों में लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स से ही हमें आवाज निकलता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड इसमें होता है तभी से वहां से आवाज निकलता है। लेकिन बर्ड्स में जो है वो लैरिंग्स होता है लेकिन वो कम विकसित होने के कारण यहाँ पर स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड इसमें जो है वो नहीं होते हैं। और पिछले वीडियो हमने बात किया था कि जो लैरिंग्स की जो भित्ति होती है वो क्रिकॉइड उपास्थियां यानी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड जो है हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास देखो यार एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो क्रिकॉइड और एरेटिनॉइड कार्टिलेज से जो है वो घिरा हुआ रहता है, ये जो है उसको सपोर्ट करके उसमें रखता है, और ये आगे जाकर किसमें खुलेगा, ट्रेचिया में जो है वो आगे जाकर इसमें खुलता है। ठीक है, ये जो लैरिंग्स होगा आगे जाकर कहाँ खुलेगा, ट्रेचिया में इसमें जो है वो खुलता है। अभी तक हमने क्या देख लिया, इसमें पहला हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है एयर था, है ना, हवा था। हवा कहाँ पर आया हमारे पास, एक्सटर्नल जो है इसमें नॉस्ट्रिल में आया। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है आगे जाकर क्या खुला, कहाँ पर खुला है, इसमें नेजल सेक में खुला है। ठीक है, नेजल जो है सेक में खुला। नेजल सेक जो है आगे जाकर कहाँ पर खुला है, इसमें वो खुला है सीधा सा हमारे पास जो है फेरिंग्स में खुला। ठीक है, ये फेरिंग्स में खुला। फेरिंग्स में खुलने के बाद वो कहाँ पर गया है, इसमें वो लैरिंग्स में गया है।
लैरिंग्स में होने के बाद कहाँ पर गया है वो ट्रेचिया में गया है, ठीक है। तो ये ट्रेचिया में गया, तो इस तरह से इसमें वो धीरे धीरे उसका जो है वो फ्लो चार्ट बनता जा रहा है। आप इसमें से बना सकते हो। मैंने बोल दिया पहले एटमॉस्फेरिक एयर हो गया, फिर कहाँ पर गया हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल गया है, फिर उसके बाद है नेजल सेक, फिर उसके बाद जो फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेचिया, यहाँ तक ये आया है, ठीक है। अब देखो ट्रेचिया क्या होता है, तो ट्रेचिया का आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं श्वास नलिका के नाम से इसको जानते हैं। श्वास मतलब क्या है, हवा। नलिका मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, पथ होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रेचिया लंबी लचीली नलिका होती है जो गर्दन से होकर गुजरती है। यह श्वास नलिका गर्दन में लगभग मध्य क्षेत्र में क्रॉप की उपस्थिति के कारण कुछ बाईं ओर जो है हटकर आगे बढ़ती है। क्रॉप इससे पाया जाता है। मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिगन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें क्रॉप पाया जाता है। क्रॉप मतलब एक प्रकार का क्या होता है, ये जो हमारे पास इसोफेगस होगा, तो ऐसे इसोफेगस जो आते हैं तो यहाँ पर एक थैलेनुमा संरचना होती है, इस तरह से ऐसा। ये जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। यहीं पर जो है मिल्क का सिक्रेशन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, और जो लोग जानते हैं उनको तो हैरानी होगा ही नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए हम बता दें कि बर्ड्स में भी दूध का निर्माण होता है, ठीक है। बर्ड्स में भी दूध का निर्माण होता है, जो कि आपके कहाँ पर बनते हैं, इस क्रॉप में जो है वो बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्रॉप की उपस्थिति कारण जो है कुछ बाईं ओर जो हटकर वो जो है वो आगे चलती है, और जो है आपका थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करती है, और पूर्व श्वास नलिका फैलकर सेरिंग्स को जो इसमें बनाते हैं। सेरिंग्स इसमें हम देखेंगे कि ये सेरिंग्स जो कैसे इसमें काम करेगा, ठीक है। तो हम इंसानों में क्या होता है, लैरिंग्स के थ्रू आवाज वहां पर उत्पन्न होता है, लेकिन पक्षियों में जो है सेरिंग्स के थ्रू इसमें जो है वो साउंड जो है इसमें प्रोड्यूस होता है, वहीं से वो निकलता है। तो वो कैसे इसमें होगा अभी हम उसको देखेंगे। लैरिंग्स में जाने के बाद ये जो है वो आगे जाकर किसमें बनेगा, आपके ब्रोंकाई में जो है वो विभाजित हो जाता है। ब्रोंकाई जो है इसमें जो है अलग अलग इसमें बहुत सारे जो है ब्रोंक्यूल्स में भी वो डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद जो सीधा कहाँ पर चला जाएगा, वो जो है फेफड़े में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरह से इसमें जो है होता है, ठीक। और ये जो ट्रेचिया होते हैं इसमें जो है छल्ले पाते हैं, मतलब जो इसमें कैल्सीफाइड इसमें रिंग होता है, कैल्सीफाइड रिंग इसमें जो है वो पाए जाते हैं, जो कि ट्रेचिया जो रहेगा कुछ इस तरह ट्रेचिया है, तो ट्रेचिया के ऊपर जो है कि इस तरह से ऐसा इसमें जो है रिंग पाएंगे, ऐसा रिंग इसमें होगा। तो रिंग क्यों होते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा रिंग होता है, ऐसा इस तरह से इसमें रिंग होते हैं। तो रिंग होने के कारण क्या होगा, ये जो ट्रेचिया होगा वो सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर ट्रेचिया अगर सिकुड़ गया, पिचक जाएगा, तो वहां से हवा जो है नहीं गुजर पाएगा। तो इसको पिचकने से रोकने के लिए यहाँ पर जिसमें जो है कैल्सीफाइड इसमें रिंग भी इसमें प्रेजेंट वो होता है। अभी हमारे पास डायग्राम भी है, हम इसमें डायग्राम में भी अभी समझेंगे। देखिए आप यहाँ पर आप इसमें से देख सकते हैं, ये है ट्रेचिया है। तो ये जो ट्रेचिया वाला रीजन है, तो ट्रेचिया वाले रीजन में आप इसमें से देख पा रहे हैं ट्रेचिया रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ना, ये जो ट्रेचिया रिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रेचियल रिंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं आपके स्टेनोट्रेचियल मसल। स्टेनोट्रेचियल मसल से ये जो है वो घिरा हुआ इसमें रहता है। और जब आगे जाएगा, तो आगे जाने के बाद जो है वो आगे जब जाएगा तो किसमें ओपन होगा, हमारे पास सेरिंग्स में ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेरिंग्स में जो है ओपन हो रहा है, और यहीं पर जो है दो तरफ जो है इसमें क्या पाया जाता है, हमारे पास ब्रोंकियस इसमें जो है पाया जाता है। ब्रोंकियस होते हैं जो कि आगे जाकर कहाँ पर जुड़ेगा, फेफड़े में जाएगा। देखो यहाँ पर पहला ब्रोंकियस और दूसरा ब्रोंकियस हो गया, एक हो गया राइट की तरफ, एक हो गया इसमें लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ इसमें जो है प्रेजेंट होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट लंग्स में जो है वो जाएगा। और इसमें भी जब वो ट्रेचिया जब आगे आता रहता है, आगे जब आता है ना, तो उसमें हमारे पास जो है जो देखो यहाँ पर इसमें लिखा है फर्स्ट ब्रोंकियल रिंग, सेकंड ब्रोंकियल रिंग, ऐसा इसमें जो है थर्ड ब्रोंकियल रिंग, ठीक है। इसमें जो रिंग्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है, जो कि जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसको जो है वो क्या करेगा, उसको सिकुड़ने से रोकता है, ठीक है। सिकुड़ने से उसको रोकने का काम इसमें कर देता है। और सेरिंग्स भी इसमें काम करता है, तो सेरिंग्स को भी हमने इसमें देखेंगे। तो ये था इसका सेरिंग्स वाला रीजन, और इसमें आपने देख लिया कि ट्रेचिया इसमें कैसे इसका होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे सेरिंग्स को, देखते हैं कैसे सेरिंग्स इसका जो है काम करता है। अब देखो यहाँ पर मेन चीज इसमें स्टार्ट जो इसका हो रहा है इधर से। यह भाग जो है केवल बर्ड्स में पाया जाता है और किसी एनिमल्स में जो है नहीं पाए जाते हैं, और इसको जो है साउंड बॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। साउंड बॉक्स भी इसको कहते हैं क्योंकि साउंड यहीं से निकलता है। और सेरिंग्स एक गूंजने वाला कक्ष की तरह होता है, जिसे आपका टेम्पेनम कहते हैं। सेरिंग जो है कि गूंजने वाला कक्ष रहता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम हमारे पास है, तो सेरिंग्स एक प्रकार का जो है गूंजने वाला कक्ष होता है। गूंजने वाला मतलब कि जहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये जो सेरिंग्स वाला रीजन है, तो ये उसका पूरा सेरिंग्स वाला भाग है। ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये उसका पूरा सेरिंग्स वाला भाग है। ये सेरिंग्स है ये।
तो यहाँ पर क्या बना है, एक कोष्ठ बना है, जगह बना है, इसको बोला है क्या हमारे पास टेम्पेनम के नाम से जानते हैं। टेम्पेनम क्यों, क्योंकि ये जो है वो एक प्रकार से गूंजने वाला भाग इसमें जो है वो रहता है, और इसके ऊपर जो है ये ट्रेचिया वाला रीजन है, ये ट्रेचिया वाला रीजन, यहाँ पर ये है ट्रेचिया है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं लिखा हुआ ये है ट्रेचिया, और ये है उसका क्या है पूरा ये टेम्पेनम है, जो कि एक प्रकार का खोखला गूंजने वाला भाग इसमें जो है वो होता है। अब देखो इसको आगे और क्या लिखे हैं हमने, पूरा इसका थ्योरी भी है और आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगा पूरा। अब देखो टेम्पेनम के नीचे की तरफ जो है एक बोनी रिज होती है, इसे क्या बोलते हैं आपका पेलुलस के नाम से जानते हैं, बोनी रिज होता है, इसके नीचे की तरफ जो है बोनी रिज होता है, जिसको जो है पेलुलस के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर एक जो है बोनी रिज है, यहाँ पर आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है बोनी रिज, ये जो है सेंट्रल भाग पर ये है उसका बोनी रिज है। देखो यहाँ पर लिखा है बोनी रिज, जिसको बोलते हैं आपका पेलुलस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर पर एक जो है मसल्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने लिखे हैं इसको, देखो ये हो गया पेलुलस, और पेलुलस के ऊपर एक जो है सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन होता है। और जब यहाँ हवा जो है यहाँ पर आती है तो ये जो है मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन करता है, जिसके कारण से यहाँ पर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो है वो होता है, तो इसमें नाम पूरा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो है पेसिलस है, तो इसमें जो है आपके इसके ऊपर पर एक जो है मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी ल्यूनर मेम्ब्रेन, जो कि जब यहाँ पर हवा जब आएगा तो हवा के आने से जब कंपन होगा, कंपन होने से वाइब्रेशन होने से यहीं से इसका साउंड जो है प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है, यहाँ पर देखो इसमें लिखा है, उसके बाद बोलता है ट्रेचिया के अंदर की तरफ जो है जो मेम्ब्रेन होता है उसे एक्सटर्नल टेम्पेनी फॉर्म मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की तरफ जो रहते हैं, सॉरी बाहर की तरफ जो रहता है उसको क्या, अंदर की तरफ, एक में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये अंदर की तरफ नहीं है बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है टोटल, देखो यहाँ पर अंदर की तरफ जो रहता है ये रहा उसका, ये रहा इधर की तरफ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो इधर की तरफ जो रहता है, या सॉरी हाँ इधर की तरफ जो रहता है इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या है ये देखो यहाँ पर है, ये देखो अंदर की तरफ और इधर है तो उसको बोलेंगे इंटरनल टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये है उसका ट्रेचिया की जो वॉल होती है, तो वॉल के अंदर की तरफ है वो, ट्रेचिया के अंदर की तरफ जो है इसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन। क्यों बोला गया है, क्योंकि जो है आपका पेलुलस जो है, पेलुलस के जो है बाहर की तरफ है और ये जो है पेलुलस से चिपका हुआ है यहाँ पर, तो ये हो एक्सटर्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें जो है दो मेम्ब्रेन इसके जो है पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद बोला है अंदर की तरफ जो, हाँ ये हो गया, और इनमें जो है सेरिंजियल मसल्स पाया जाता है जो कि ट्रेचिया से होकर स्टर्नम तक जो है जाती है। आपका सेरिंजियल मसल्स होती है जो कि कहाँ पर जाएगा, ट्रेचिया से होकर जो स्टर्नम तक जाएंगे, और ये मसल जो है मेम्ब्रेनस में मेम्ब्रेन्स में वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। ये देखिए यहाँ पर एक मसल्स इसमें पाया जाता है, सेरिंजियल मसल्स है, ये देखिए यहाँ पर है सेरिंजियल मसल्स इसमें पाया जाता है। ये जो मसल्स है ये जो है पूरा सेरिंजियल मसल्स इसमें होते हैं, जो कि क्या करता है, पूरे जो यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, पूरे जो यहाँ पर कंपन होता है उसको कंट्रोल करके रखने का काम करता है। कितना उसको आवाज़ निकालना है, कैसे उसका आवाज़ निकालना है, इसको ये कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए अलग अलग पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो अलग अलग होता है। कारण क्या है कि जो है सेरिंजियल मसल्स जो रहते हैं, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन वगैरह जो पाए जाते हैं, पूरा जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो हमारा टेम्पेनम हो गया, फिर एक्सटर्नल जो है टेम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन हो गया, उस तरह से आपका पेलुलस हो गया। तो इसके कारण से, ठीक है, इसके कारण से जो है यहाँ पर अलग अलग पक्षियों में अलग अलग इसका आवाज़ जो है निकलता है, कंट्रोल उसको करता है, सेरिंजियल मसल्स के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर कि वो कैसे उसमें कंट्रोल करते हैं, सेरिंग्स वाला भाग। अब आएगा हमारे पास इसका फेफड़े को हम इसमें पढ़ेंगे कि फेफड़े इसमें जो है कैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पर फेफड़े लिखे हमने, जो है आपका कार्य दृष्टि से पक्षियों के फेफड़े सभी कशेरुकी प्राणियों की अपेक्षा जो है अधिक दक्ष होते हैं, और पक्षियों में फेफड़े हमेशा जो है प्यूरल गुहा या प्यूरल कैविटी में स्थित होता है, और फेफड़ों की वायु वाहिनियों इस प्रकार आपस में जुड़ी रहती है कि कोई भी वाहिनी फेफड़े के अंदर जो है सीधे जो फेफड़े के
फेफड़े में अंदर सिरे में समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका प्यूरल कैविटी मतलब एक प्रकार क्या होता है, ये इसी की हम इसमें यहाँ पर फेफड़े थोड़ा सा बना देते हैं। ये फेफड़े अगर हम यहाँ पर बना ले तो फेफड़े के बाहर जो है एक प्रकार से इसमें जो है कि एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ये हमारा लंग्स है और ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स है। इसके बीच में एक जो है एक कैविटी है, इसको बोलते हैं प्यूरल कैविटी बोलते हैं। और प्यूरल कैविटी में आपका जो है प्यूरल फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है, जो कि लंग्स जो रहता है उसको क्या बोलता है, बाह्य आघातों से रोकने का काम करता है, धक्के जो लगते हैं उसको वो बचाने का काम करता है, ये प्यूरल कैविटी में जो फ्लूइड रहता है वो। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास कहा जाए कि इसका जो लंग्स होते हैं वो जो है एकदम ज़्यादा तो हाईली, हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम ज़्यादा वो दक्ष रूप में पूरी तरह से वो काम करता है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इसमें हवा जो है तो कम इकट्ठा होगा, लेकिन इसमें वो दक्ष रूप में काम करता है। पूरी तरह से दक्ष नहीं है, लेकिन वो दक्ष रूप में काम करता है बाकी एनिमल्स की अपेक्षा। अब देखो यहाँ पर पक्षियों में जो है फेफड़े जो छोटे स्पॉन्जी और लोच रहित होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, इसको हमने बता दिया था। और ये जो अत्यधिक हाईली वॉस्कुलर होते हैं, मतलब अधिक सामान्य, इसमें ब्लड कैपिलरीज के जो जाल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तथा इनकी जो है प्रसार क्षमता भी कम होता है, ये फैलने की क्षमता भी इसमें कम होता है। और ये जो फेफड़े होते हैं पसलियों और जो है कशेरुकाओं से जो है कसकर जकड़े होते हैं। जैसे कि हम इंसानों की बात करें तो जो फेफड़ा होता है वो थोरेसिक कैविटी जो रहता है, थोरेसिक बास्केट रहता है, उसमें लटके हुई स्थिति में रहता है। ठीक है, ये स्टर्नम हो गया, ये जो है रिब्स हो गया। तो इस रिब्स के अंदर जो है फेफड़े कुछ इस तरह से इसमें लटके हुए रहते हैं, ऐसे किस स्थिति में, हम इंसानों की स्थिति में। लेकिन जो पक्षियाँ होते हैं उसमें तो आपका डायफ्राम होता ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा डायफ्राम होते हैं तो डायफ्राम होता ही नहीं है। इसी कारण क्या करता है, ये जो है आपके रिब्स से, इसके रिब्स से और जो है इसके कशेरुकाओं से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, एकदम चिपका हुआ इसमें जो है रहते हैं, लटका हुआ वो नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका पेरिटोनियल के इसमें अभाव होती है, पेरिटोनियम जो है इसमें अभाव होता है, वो नहीं के बराबर इसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका सीधा से इसमें जो प्यूरा जो रहते हैं फुस्फुरी एंडोप्यूरोसिस कहते हैं। इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्यूरल पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा इसमें ढकी तो रहती है, लेकिन वो बहुत कम अल्प विकसित होता है। और इसके अंदर जो है प्यूरा जो है वो तो पाया ही जाता है, जो कि इसको बाह्य आघातों से इसको रक्षा करने का काम इसमें जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये है इसमें। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोंकियस की कैसे इसमें जो है ब्रोंकियस कितने सारे इसमें जो है वो होते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं। ये हो गया ट्रेचिया। ट्रेचिया के बाद क्या आ जाएंगे हमारे पास, जो है ट्रेचिया के बाद जो सीधा आगे जाएगा कहाँ पर जाएंगे, ये जो है इसके दोनों तरफ जिसमें लंग्स होगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ जो है लंग्स इसमें जो है पाएंगे। ठीक है, लंग्स इसमें होगा। और इसको क्या बोलते हैं, आपका मोनोब्रोंकियस के नाम से इसको जानते हैं। ये वाला जो भाग है उसको बोलते हैं मोनोब्रोंकियस के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या, मोनोब्रोंकियस ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि इसमें ये है ब्रोंकियस है, ये भी आपके जो है ब्रोंकियस हो गया। ये जो है इसमें फर्स्ट ब्रोंकियस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। फिर उसके बाद आगे जब जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयर सेक है। एयर सेक है, कौन सा एयर सेक है, सर्वाइकल एयर सेक है। तो सर्वाइकल एयर सेक में जब वो जाएगा तो यहाँ पर एक प्रकार से जो है सेकंडरी ब्रोंकियस इसमें जो है वो निर्माण होगा। तो आपको एक और डायग्राम इसमें अच्छे से आपको दिखाते हैं, ये आप इसमें से देख पा रहे हैं। देखिए ये है उसका लंग्स है, ये और ये दोनों जो है इसमें लंग्स है। लंग्स तो यहाँ पर है, लंग्स देखो यहाँ से ट्रेचिया से किसमें आया, सीधा सो जो है लंग्स में आया। तो ट्रेचिया से सीधा लंग्स में जब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो है प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे। अब उसके बाद जो है इसी से क्या लगा है, ये जो लंग्स है इसी से जुड़ा हुआ हमारे पास एयर सेक होते हैं। 9 की संख्या में इसमें एयर सेक इसमें जो है पाया जाता है। तो 9 की संख्या में इसमें जो है एयर सेक होते हैं। तो ये जो एयर सेक होगा फिर से किसी न किसी पाइप के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो ये देखो यहाँ पर पाइप के थ्रू जुड़ा है, यहाँ पर ये पाइप के थ्रू जुड़ा है। तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास, सेकेंडरी ब्रोंकियस कहलाएंगे या सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएंगे, यही कहलाएगा हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब आपको इसमें समझ में आया होगा कैसे इसमें काम कर रहा है। तो ये जो ट्रेचिया हो गया, ट्रेचिया के बाद जो है हमारे पास जो है ब्रोंकियस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकियस हो गया। और प्राइमरी ब्रोंकियस के बाद जो है सेकेंडरी ब्रोंकियस के थ्रू जो है वो एयर सेक में खुलेगा। ठीक है, तो हवा को जो है कुछ देर के लिए कहाँ पर रखेंगे, ये जो फेफड़े में रखेगा, उसके बाद वो एयर सेक में जो है वो चला जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसमें वो काम करता है। तो अलग अलग जो इसमें पाए जाते हैं, आपका क्या बोलते हैं इसको, सीधा सा ब्रोंकाई जो रहता है वो अलग अलग रूप से इसमें काम करते हैं। और जो मोनोब्रोंकस होता है ना वो आगे जाकर पतला एकदम सा वो हो जाता है। ठीक है,
तो ये जो है एब्डोमिनल एयर सैक है। तो इसमें एयर सैक का काम हम इसमें से देखेंगे। और इसमें जो है कुछ और इसमें ब्रोंकियस इसमें जो है पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास टर्सरी ब्रोंकियस के नाम से इसको जो जानते हैं, या तृतीयक ब्रोंकियस के नाम से जान देंगे, है ना। रिकरेंट ब्रोंकियस के नाम से भी इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। अब आएगा हमारे पास वायु कोष, देखते हैं एयर सैक के बारे में, देखते हैं कैसा इसमें काम कर। देखो यहाँ पर लिखा है मध्य श्वसनी, मतलब कि मेसोब्रोंकस में से द्वितीयक श्वसनीय मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई निकलती है। इनमें से कुछ विभाजित होकर जो है पार्श्वली यानी कि पैरा ब्रोंकाई बनाती है। और प्रत्येक फेफड़े में 5 श्वसनीय बिना विभाजित हुए सीधे फेफड़े की भित्ति से बाहर जो है निकल जाती है। इसमें श्लेष्मा झिल्ली या जो है म्यूकस मेम्ब्रेन फैलकर बड़े आकार के वायु कोष या वायु थैले में जो है वो बन जाती है। इनमें से 3 द्वितीयक श्वसनीय छोटी और 2 लंबी। और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर वायु कोष या इसमें एयर सैक अंतराल में हड्डियों में फैले रहते हैं और एयर सैक की भित्ति पतली होती है। इनमें कम मात्रा में रक्त संवहनीय होती है और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसमें कम मात्रा में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो यहाँ पर जाएगा नहीं। और यह जो है पेशियों में तथा शरीर के विभिन्न भागों अंतरालों पर स्थित होता है और वायु कोषों को जाने वाली द्वितीयक श्वसनियों से छोटी प्रत्यावर्ती श्वसनियाँ निकलती है, जो कि वायु कोषों में फेफड़ों में श्वसनीय एवं जो है वायु कोशिकाओं से जोड़ती है, ठीक है। और वायु कोशा से शुद्ध वायु इन्हीं प्रत्यावर्ती धमनियों द्वारा फेफड़ों में वापस लौट आती है। इसी प्रत्यावर्ती धमनियों द्वारा फेफड़ों में वापस जो है लौट आती है। और कबूतर में जो वायु सैक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको हमको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा देखो उदरीय वायु सैक, इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल एयर सैक के नाम से इसको जानते हैं। एक कहाँ पर पाया जाता है, एक जोड़ी उदर गुहा यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी होता है वहां पर पाया जाता है और इसके पृष्ठ और डोर्सल सतहों पर पाया जाता है। इसमें वृकों, क्या लिखा है फिर, वृकों के आधार पर वेंट्रल सतह पर छोटी आंतों की कुंडलियों यानी कि इंटेस्टाइनल कॉइल्स में स्थित होती है। यह वायु कोष फेफड़ों से दूरस्थ सिरे तक जो है इसमें फैले हुए रहते हैं। फेफड़ों के दूरस्थ सिरे तक इसमें जो है फैला हुआ इसमें और रहता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है उसका एब्डोमिनल वाला रीजन है। तो देखो यहाँ पर एब्डोमिनल एयर सैक इसमें ये वाला है, दोनों एब्डोमिनल एयर सैक इसमें पाए जाते हैं। देखो तो कहाँ पर निकला, फेफड़े के जो है पीछे की तरफ नीचे की तरफ जो इसमें जो है निकला हुआ रहता है। ये जो है आपका राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ इसमें जो है निकले हुए स्थिति में जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो एयर सैक इसमें जो है निकला रहेगा यानी कि डोर्सल यानी कि पृष्ठीय सतह पर जो है निकले हुए रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जाएंगे, पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक, ठीक है। ये भी कहाँ पर पाया जाता है, तो देखो एक जोड़ी वक्षीय गुहा के पश्चिम भाग में उदरीय वायु कोष के सामने स्थित होता है और प्रत्येक वायु कोष फेफड़े के पश्चिम सिरे को ढके हुए रहते हैं और तथा इसके ऊपरी भाग पर एक कोष पर जो है इसमें खुलता है। तो इसमें देखते हैं पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक। तो यहाँ पर लिखा होगा देखो पोस्टीरियर, ये रहा उसका पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक, तो इधर का जो रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इधर का नहीं, इधर का थोड़ा सा छोटा रहता है, इधर का थोड़ा सा बड़ा रहता है। राइट की तरफ जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है और लेफ्ट की तरफ इसमें थोड़ा सा छोटा रूप में वो रहता है। तो ये जो है पोस्टीरियर हो गया, है ना। तो पोस्टीरियर की एयर सैक इसमें एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। तो एक हो गया और ये भी, तो एक जोड़ी के रूप में होता है, ठीक है। एक जोड़ी में जो है वो प्रेजेंट वो होते हैं। और यही जो है क्या करेगा, हमारे पास जो वक्षीय गुहिका होती है ना थोरेसिक कैविटी, उसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाँ, और ये जो है आपके जो फेफड़े के जो कुछ सिरे पश्च सिरा जो रहता है पोस्टीरियर रहता है उसको ढक कर जो है रखता है। फिर उसके बाद बोला है एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, तो एंटीरियर भाग में रहेगा उसका। देखो एक जोड़ी छाती के अग्र भाग पर निकलता है और पसलिया और पेरिटोनियम के साथ जो है निकट संपर्क बनाए रखते हैं। इसकी वेंट्रल सतह तिरछी झिल्ली पट से जो है ढकी रहती है। इसकी वेंट्रल सतह जो है तिरछी झिल्ली पट से जो है ढकी हुई रहती है। देखो यहाँ पर एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक इसमें जो है वो पाया जाता है इसका, ठीक है। ये रिब्स वगैरह स्थान से जो है जुड़ा हुआ इसमें रहता है, रिब्स से जुड़े रहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाइकल एयर सैक, तो सर्विक्स वाले रीजन पर इसका होता है। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं इसमें, तो गर्दन के आधार भाग पर एक जोड़ी ग्रीवा वायुकोष कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम के दोनों पार्श्व भागों पर स्थित होता है और प्रत्येक ग्रीवा वायु सैक में छोटी छोटी लघु कोशिकाएं समान रेशाएं निकलती है जो कि गर्दन तक इसमें जाती है। तो आप इसमें से देख पाएंगे जिसको यहाँ पर लिखा देखो सर्वाइकल एयर सैक,
ठीक है। तो ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये जो है ये पूरा ये है सर्वाइकल एयर सैक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये दोनों जो है सर्वाइकल एयर सैक इसमें जो है वो रहता है। अब एक इसमें जो है बच गया है, अब उसको यहाँ पर हम इसमें देखते हैं। एक जो रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास आखिरी आएगा हमारे पास इंटर कैल्विकुलर एयर सैक बोलते हैं, इंटर कैल्विकुलर एयर सैक। तो अब इसमें से देख पाएंगे इंटर कैल्विकुलर एयर सैक, तो ये वाला जो रीजन है बीच का इसको बोलते हैं इंटर कैल्विकुलर एयर सैक के नाम से इसमें जानते हैं। अब गिनते हैं कि ये हालांकि 9 होते कि नहीं होते हैं। पहला जो हमारे पास इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो इसमें जो है 9 की संख्या में इसमें जो है एयर सैक वो जो है प्रेजेंट वो रहता है। अगर जोड़ी की बात करें तो इसमें 4 पेयर और एक जो है इसमें सिंगल रहता है, तो 4 पेयर और एक सिंगल के रूप में इसमें रहता है। ठीक है। और इसी में जो है जो इसका पायत है क्या बोलते हैं इसमें इंटर कैल्विकुलर एयर सैक रहता है। यहाँ से जो है 2 भुजाएं इसमें निकलता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास देखो यहाँ पर इसमें लिखा है एक्स्ट्रा कैल्विकुलर एयर सैक बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कैल्विकुलर एयर सैक कहाँ जाएंगे, ये जो है ह्यूमरस में जाएगा, ह्यूमरल एयर सैक इन कैविटी ऑफ ह्यूमरस। तो जो ह्यूमरस रहता है उसका जो पंख रहता है उड़ने वाला होता है, तो ह्यूमरस बोन तक वो जो है वो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है वो प्रेजेंट वो इसका रहता है। ठीक है। और इसी को इसको भी बोलते हैं कैल्विकुलर एयर सैक के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कैल्विकुलर एयर सैक के बारे में आपने इसमें जान गए कि कैसे इसमें काम करता है। अब इसमें देखो ये जो है उड़ान के समय जो है ज़्यादा सक्रिय होता है, और इसमें बोला है इसमें पश्च वक्षीय एवं उदरीय वायु सैक में ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। और जब उड़ान पर नहीं होता है तो इसका पश्चिमी वायु कोश में प्रवसन यानी कि इंस्पायरेशन के समय वायु मध्य श्वसनी मीसोब्रोंकस के आकार भरती है, और निह श्वसन के समय वायु प्रत्यावर्ती श्वसनिकाओं से बाहर होकर जो है फेफड़ों में चली जाती है, फिर वहां से जो है अग्रवायु कोश में जो है वो चला जाता है। इस तरह से इसमें बताया गया है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि कि कैसे उसमें श्वसन की क्रियाविधि इसमें जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पर कबूतर अन्य पक्षियों में श्वसन की क्रिया अनेक विशेषताएं पाई जाती है। कबूतर में निह श्वसन की क्रिया सक्रिय रूप से होती है, ना कि प्रश्वसन इंस्पायरेशन की क्रिया। निह मतलब कि जो है वहां से बाहर निकालना, हवा को जो है फेफड़ों से बाहर निकालना निह श्वसन, और निह श्वसन में क्या होगा, इंस्पायरेशन में हवा को अंदर लेना। और इसमें जो ब्रीथिंग के क्रिया के लिए एक जो है आपका चूसक पंप है ना, सकिंग पंप के समान इसमें जो है वो है। और श्वसन क्रिया का अध्ययन जो है विश्राम करते समय जो है एट रेस्ट एंड जो है उड़ते समय किया जाता है। दोनों में अलग अलग इसमें करेंगे। पहले देखेंगे इसमें विश्राम के समय एट रेस्ट करेगा तब, तो विश्राम करते समय कबूतर में जो इंस्पायरेशन की क्रिया कॉस्टल फुसफुसीय पेशियों एवं जो इंटरकॉस्टल पेशियों द्वारा जो है संपन्न होती है। और यह पेशी स्टर्नम के नीचे दबाती, स्टर्नम को जो नीचे को क्या करेगा, दबाएगा, और वक्षीय एवं जो उदरी गुहिका फैल जाती है। वक्षीय थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो फैल जाएगा तथा फेफड़ों पर जो है दाब कम होने लगता है, कम होने के कारण जो है पहुंच जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सा अच्छा सॉरी कहाँ पे है, दाब कम होने से श्वसन मार्ग द्वारा जो है शुद्ध वायु फेफड़े के अंदर जो खींच ली जाती है और वायु कोशों में पहुंच जाती है, जहां से वायु हड्डियों में पहुंच जाती है, और प्रश्वसन से वायु को मार्ग से इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से देख सकते हैं उसको, इस तरह से इसमें जो होता है। अब देखो यहाँ पर आगे और इसमें लिखे निह श्वसन के समय इंटरकॉस्टल पेशिया जो है शिथिल हो जाएगा, फिर से इंटरकॉस्टल जो पेशिया वो शिथिल हो जाएंगे और स्टर्नम अपने जो है वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। तो उदरी की गुहा जो फिर से संकुचित हो जाएगा, संकुचित होने से जो एब्डोमिनल कैविटी होगा वो भी पुनः आयतन उसका कम हो जाएगा, और आयतन कम होने के कारण जो है बलपूर्वक फेफड़ों से जो हवा जो है बाहर की ओर जो इसमें से आ जाती है। ठीक है। फेफड़ों से जो है बाहर उसमें क्या हो जाएगा, आ जाते हैं वहां से। अब देखो उड़ने के समय क्या होता है, तो उड़ने के समय जो है स्केलेटन दृढ़ हो जाता है। जो स्केलेटन उसका होता है, कंकाल हड्डियां जो पाई जाती है वो दृढ़ हो जाती है, स्टर्नम जो है अचल हो जाता है, और पसलियां भी इसमें अचल हो जाती है, जिससे जो है पंखों के बीच पूरा दृढ़ आलंबन हो जाता है, यानी कि सपोर्ट उसको जो है मिल सके, उसको सपोर्ट मिल जाता है। और इस समय जो श्वसन पंख होने की जो विंग्स उसमें होता है वो स्टोक करेगा, एवं जो है पीठ की उठने और नीचे आने पर जो आगमन द्वारा जो है उड़यन के समय आपका अंश पेशियों यानी कि पेक्टोरल पेशियां इसमें पेक्टोरल पेशियों की गति से वक्षीय गुहिका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आयतन जो है कम होने लगता है, और आयतन जो है इसमें कम रुको गुहिका एब्डोमिनल
कैविटी का आयतन जो इसमें कम या अधिक इसमें जो है होने लगता है। ठीक है, जब वो उड़ने लगेगा तो पीठ के उठने और नीचे होने के कारण जो है उसमें जो उसका आयतन होगा वो जो है कम और ज़्यादा होने लगेगा, है ना। उसके बाद बोला है दूसरा, इसमें आयतन अधिक होने पर जो इसमें इंस्पायरेशन होगा। आयतन जब अधिक होगा तो हवा अंदर आएगा, है ना, और जब इसमें आयतन कम होगा तो इसमें एक्सपायरेशन की प्रक्रिया इसमें जो है होएगा, और इसमें वायु के फेफड़ों भागों में जो है आगे पीछे इसमें धकेलती हुई इसमें रहते हैं, और स्टर्नम की जो है कशेरुक द्वारा यानी कि वर्टिबल कॉलम के उठने और जो है नीचे गिरने द्वारा जो है इसमें पक्षी जितना तेजी उड़ता है, श्वसन नलिका में वायु का संचरण जो होता है, सर्कुलेशन होता है, उतनी तेज गति से इसमें जो है होता है, और रक्त का वायवीकरण भी पूर्ण रूप से इसमें होता कारण है। और यही कारण है कि यह संभव होता है कि पेशियां अधिक क्रियाशील रूप में कार्य कर सके और शरीर के उच्च तापक्रम को सुचारू रूप से बनाया जा सके। तो इस तरह से करता है। और कबूतर की श्वसन दर जो है 29 बार प्रति मिनट इसमें होता है, 29 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से इसमें करते हैं। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।